हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। हम करेंगे बिहार एस्टेट के लिए होम साइंस की महामैराथन क्लास। जैसा कि आप सबको पता है आपका एग्जाम 9 नवंबर को है, उसके लिए आज हम महामैराथन क्लास अपनी करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आज की जो क्लास है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आपसे ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। तो आपसे ये पूछा हुआ है जो ग्लाइकोजन है वो बॉडी में कहाँ स्टोर होता है, आपको ये बताना है। यकृत में होता है, मांसपेशियों में होता है, यकृत और मांसपेशी दोनों में होता है, या आपका हार्ट यानी कि हृदय में होता है। तो जो ग्लाइकोजन होता है ना, ग्लाइकोजन बॉडी में आपके लीवर में भी स्टोर होता है और क्या मसल्स में भी स्टोर होता है। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन, और ये आपका बिहार एस्टेट का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, विकास डैश पैटर्न का अनुसरण करता है। यानी कि आपको ये बताना है कि जो डेवलपमेंट होता है ना, यानी कि विकास, तो उसका पैटर्न का जो सीक्वेंस है वो कैसा होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फिक्स्ड होता है यानी कि निश्चित होता है, विभिन्न होता है, अनिश्चित होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बात हो रही है विकास के पैटर्न की। तो जो विकास का आपका पैटर्न होता है वो आपका फिक्स होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो विकास का पैटर्न होता है वो एक निश्चित पे होता है। बच्चा अगर पहले क्या करेगा, बच्चा पहले अगर अपनी गर्दन को संभालना सीखेगा, तो हर बच्चा पहले अपनी गर्दन को संभालना सीखेगा। उसके बाद क्या करेगा वो, उसके बाद वो रोलिंग करना सीखेगा, रेंगना सीखेगा, फिर वो घुटने के बल सीखेगा, चलना सीखेगा। उसके बाद फिर क्या करेगा, वो चलना सीखेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा डायरेक्ट चलना सीख जाए, ऐसा नहीं होता। तो विकास जो होता है ना वो एक फिक्स पैटर्न के अनुसार ही होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। तो आपको ये बताना है जो मनुष्य है वो 10 कैलोरी ऊर्जा उसे कैसे प्राप्त होगी। ऑप्शन में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, या 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। देखिए, बात हो रही है इसमें कैलोरी की। ऑप्शन में आपके सारे कार्बोहाइड्रेट ही दिए हुए हैं। तो 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे मिलती है हमको 4 KCl एनर्जी। तो अगर 2 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो उससे हमको 8 KCl एनर्जी मिलेगी। अगर हम 3 ग्राम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 ग्राम मिलेगी हमको। पर हमें पूछा कितना है, हमसे पूछा है 10 कैलोरी। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो उससे हमें कितनी मिलेगी, 10 ग्राम क्या मिलेगी, कैलोरी मिलेगी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। और जो आपका 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है उससे तो हमको 4 KCl एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन क्या होता है, 1 ग्राम प्रोटीन से भी हमें 4 KCl एनर्जी मिलती है। पर 1 ग्राम फैट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 9 KCl एनर्जी मिलती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल। तो आपको ये बताना है जो आपके अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं ना वो कौन से होंगे। ऑप्शन में आपके ल्यूसिन है, एलानिन है, वेलिन है और आर्जिनिन है। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जो आपके अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल होंगे ना वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एलानिन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, फिनोडर्मा बीमारी किसकी कमी से होता है। तो आपको ये बताना है जो फिनोडर्मा रोग होता है ना वो किसकी कमी से होगा। ऑप्शन है विटामिन डी की कमी से होगा, विटामिन के की कमी से होगा, प्रोटीन की कमी से होगा, या विटामिन ए तथा आवश्यक वसीय अम्लों की कमी से होगा। तो आपको राइट आंसर बताना है कि इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो फिनोडर्मा रोग होता है ना इसको हम हाइपर किटोसिस के नाम से, हाइपर कैरोटिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, और ये एक प्रकार का आपका स्किन की डिसीज होती है, यानी कि हम इसको चर्म रोग समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको जो कोहनी वाला पार्ट हो गया या आपका हिप्स वाला पार्ट हो गया उसमें क्या होगा, रेड रेड कलर के दाने पड़ जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, आपके रेड रेड कलर के दाने पड़ जाते हैं, और इन दानों में बहुत ज्यादा खुजली होती है। अगर इनको खुजला हो ना तो इससे व्हाइट कलर का पाउडर से झड़ता है। तो यही होता है आपका फिनोडर्मा रोग, और इससे इसमें स्किन एकदम ड्राई हो जाती है। इसको टोन्ड स्किन के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये जो आपका रोग होता है फिनोडर्मा, ये होता है आपका विटामिन डी और आवश्यक वसीय अम्लों की कमी से, यानी कि एसेंशियल फैटी एसिड की कमी से ये रोग होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ है आप लोगों से, आयरन, फॉलिक एसिड व विटामिन B12 की कमी से होता है। तो आपको ये बताना है आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन में बेरी बेरी है, स्कर्बी है, पेलेग्रा है और एनीमिया है। तो बेरी बेरी आपकी किसकी कमी से होता है, ये होता है आपका विटामिन बी की कमी से। स्कर्बी होता है आपका विटामिन सी की कमी से। जो पेलेग्रा होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है, ये D3 भी इसको कहते हैं। तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है एनीमिया। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो एनीमिया रोग होता है वो आपका आयरन, फॉलिक एसिड व विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? और जो आपका फॉलिक एसिड की कमी से होता है वो मेगालोब्लास्टिक अमीनिया होता है, और जो विटामिन B12 की कमी से होता है इसको हम बोलते हैं साइनोकोबालामाइन एनीमिया। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सभी प्राकृतिक तंतु केवल डैश के अतिरिक्त स्टेपल तंतु होते हैं। तो आपको ये बताएं जितने भी नेचुरल फाइबर होते हैं केवल एक को छोड़कर सारे कैसे होते हैं, स्टेपल तंतु होते हैं। देखिए आप लोग, जो स्टेपल तंतु होते हैं ना, जो छोटे तंतु होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टेपल फाइबर। जो आपके बड़े तंतु होते हैं उसको बोला जाता है फिलामेंट फाइबर। तो आपके स्टेपल तंतु जो होते हैं वो सारे नेचुरल होते हैं केवल एक को छोड़ के। तो वो कौन सा होगा आपको ये बताना है। और जो आपका फिलामेंट फाइबर होता है ये आपके सारे कैसे होते हैं, मैनमेड फाइबर होते हैं। ऑप्शन में आपके ऊन दे रखा है, रेशम दे रखा है, कपास है और लिनेन है। तो जो आपका एक फिलामेंट फाइबर होता है फिर वो नेचुरल में आता है, वो हो जाता है आपका रेशम। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा का खाका बनाना क्या कहलाता है। क्वेश्चन में की पॉइंट छुपा हुआ है, दिशा की खाका बनाना। तो खाका बनाना क्या कहलाएगा आपको ये बताना है। ऑप्शन में योजना बनाना, नियंत्रण करना, संगठित करना या बल देना। तो पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा का जो खाका बनाना कहलाएगा वो कहलाएगा योजना बनाना, यानी कि प्लानिंग करना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये जो आपकी प्लानिंग होती है ना, ये आपके मैनेजमेंट का पहला स्टेप होता है प्लानिंग। जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग होगी उतनी अच्छी तरीके से आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, एक बालक की शिक्षा डैश निर्णयों का उदाहरण। तो जो एक बालक की शिक्षा होती है ना, ये किस डैश निर्णयों का उदाहरण होती है ये बताना है आपको। परिणाम, समूह, व्यक्ति या तकनीक। तो जो बालक की शिक्षा होती है वो होती है आपकी समूह निर्णय का एग्जाम्पल होते हैं, यानी कि ग्रुप डिसीजन का क्या होता है, ये एग्जाम्पल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है समय प्रबंधन का लाभ है। तो आपको ये बताना है जो आपका समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट होता है ना, उसका लाभ क्या है। ऑप्शन में है आवश्यक कार्य को प्राथमिकता दी जाती है, या आराम एवं मनोरंजन हेतु विश्राम का समय उपलब्ध होता है, या पीक वर्कलोड यानी कि अत्यधिक जब कार्यभार होता है ना उससे बचा जा सकता है, या सभी विकल्प सही हैं। तो राइट आंसर बताइए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए आप लोग, समय प्रबंधन यानी कि जो टाइम मैनेजमेंट का लाभ है ना वो क्या हो सकता है, आराम क्या है आपका, आवश्यक कार्य को प्राथमिकता दी जाती है, ये बात एकदम सही है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट कार्य उनको पहले कर लिया जाता है, जो इतने ज्यादा काम आपके इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं उसको थोड़ा बाद के लिए छोड़ जाता है। आराम और मनोरंजन के लिए आपको किसका, रेस्ट का भी टाइम मिल जाता है। और पीक वर्कलोड, अत्यधिक कार्यभार से बचा जा सकता है, ये भी है। ये नहीं होता कि एकदम कार्यभार एक के ऊपर एक काम आपके ऊपर आ गए हो, ऐसा भी नहीं होता है। तो टाइम मैनेजमेंट करने से ये सारे लाभ आपको मिलते हैं। तो इस वजह से आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बचत का प्रमुख प्रयोजन है। तो आपको ये बताना है बचत होती है आपकी सेविंग, तो इसका प्रमुख प्रयोजन क्या है। ऑप्शन है भविष्य के लिए, आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए, मनोरंजन के लिए, विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, या सुख प्राप्ति के लिए।
तो बचत जो की जाती है ना, बचत की जाती है भविष्य के लिए आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए, यानी कि जरूरत पड़ने पर हम अपने बचत का उपयोग कर सके। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में यह तंतु चपटा बल खाए हुए फीते के समान दिखाई देता है। यानी कि जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं किसी तंतु या रेशे को तो कैसा दिखता है, चपटा यानी कि फ्लैट दिखता है, और बल खाए हुए फीते के समान दिखता है। तो ऐसा कौन सा तंतु होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में ऊन है, रेशम है, नायलॉन है और कपास है। तो जो आपके चपटा और बल खाए हुए फीते के समान दिखता है माइक्रोस्कोप से देखने पे, वो होता है आपका क्या, कपास। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन किस पीएच पर कार्य करते हैं। क्या क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन किस पीएच पर कार्य करते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है 2 से 3 पीएच, 4 to 6 पीएच, 7.4 to 8.0 पीएच या किसी भी पीएच पर। तो जो आपके ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होते हैं ये कार्य करते हैं 7.4 से 8.0 पीएच पर। ठीक है, जैसे पीएच मान सबको आपको पता है, जो 7 होता है, 7 आपका एक न्यूट्रल पीएच होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल पीएच होता है। जो इसके नीचे के होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, एसिड होते हैं, और जो इसके ऊपर जाएगा वो सारे बेस में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, धागे का काउंट उसके किस संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है। ऑप्शन में लंबाई है, उत्कृष्टता है, चौड़ाई है या उपरोक्त तो कोई नहीं है। तो बात हो रही है धागे का काउंट। तो जो धागे का काउंट होती है ना, उसके संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करती है। किसके, तो उत्कृष्टता के संख्यात्मक मूल्य को क्या करती है, परिभाषित करती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका बिहार स्टेट का एग्जाम होता है ना, उसमें इतने ज्यादा भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आते, उसमें इसी टाइप के इजी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उसी तरह से प्रिपरेशन करनी है। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस प्रकार का लेखा भविष्य योजना हेतु सहायक है। तो आपको ये बताना है किस प्रकार का लेखा जो भविष्य योजना यानी कि फ्यूचर प्लानिंग के लिए सहायक होता है, आपको ये बताना है। दैनिक लेखा होता है, मासिक लेखा होता है, वार्षिक लेखा होता है या साप्ताहिक लेखा होता है। तो जो आपका लेखा भविष्य योजना यानी कि फ्यूचर प्लानिंग के लिए सहायक होता है वो आपका होता है मंथली लेखा यानी कि मासिक लेखा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, खाद्य पदार्थ विकृतीकरण किस कारण से होता है। तो आपको ये बताना है, जो खाद्य पदार्थ में विकृतीकरण होता है ना, यानी कि विकृतीकरण का क्या होता है कि मतलब इसका मतलब होता है भोज्य पदार्थ हमारा दूषित हो जाता है, उसका जो फ्लेवर है ना खाने का वो चेंज हो जाता है। तो किस कारण से होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में सूक्ष्म जीवों के पैदा होने से, उच्च तापमान से, निम्न तापमान से या भंडारण यानी कि स्टोर करने से। तो जो आपका खाद्य पदार्थ में जो विकृतीकरण होता है वो होता है आपके सूक्ष्म जीवों के पैदा होने से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्यूफा का उदाहरण नहीं है। क्या ये प्यूफा है, पूफा यानी कि इसको हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं प्यूफा। तो कौन सा ऐसा जो प्यूफा का एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछा हो, इसलिए आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा। तो देखिए ऑप्शन में ऑलिक अम्ल है, लिनोलिक अम्ल है, लिनोलिनिक अम्ल है और एल्कोडोनिक अम्ल है। तो जो आपकी प्यूफा में आ जाता है, प्यूफा में आपका एल्केनोडिक अम्ल भी आ जाता है, लिनोलिनिक एसिड भी आ जाता है और लिनोनिक एसिड भी आ जाता है। क्या नहीं आता है, तो आपका ऑलिक अम्ल नहीं आता। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चेक कौन सा है। कौन सा, जो सबसे असुरक्षित चेक यानी कि जो सुरक्षित चेक नहीं होता है वो कौन सा होता है। यात्री चेक होता है, वाहक चेक होता है, अकाउंट पेई चेक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सबसे असुरक्षित चेक होता है वो होता है आपका अकाउंट पेई चेक। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है इसमें, यह चेक जिसके पास होता है ना वही व्यक्ति इस चेक का भुगतान कर पाता है। ठीक है, तो यही इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए असुरक्षित की जगह सुरक्षित, तो जो सुरक्षित चेक होगा ना वो हो जाता है आपका रेखांकित चेक।
रेखांकित चेक में क्या होता है, इस तरह की रेखाएं, 2 रेखाएं बनी होती है ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, जो रेखांकित चेक होता है वो आपका सुरक्षित चेक होता है, जो असुरक्षित चेक होगा वो हो जाता है आपका अकाउंट पेई चेक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक डेफिनेशन दी हुई है, ये आपको बताना है कि परिभाषा किसने दी है। डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। जनसंख्या शिक्षा, जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतनाएं। यह परिभाषा किसने दी है ये बताना है आपको। ऑप्शन में मार्शल है, बीडरमैन है, वल्सन है एंड एस चंद्रशेखर है। तो जनसंख्या शिक्षा, जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना, यह जो परिभाषा यह दी है वल्सन जी ने। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है। तो आपको ये बताना है, जो कपास यानी कि जो कॉटन का उत्पादन होता है ना, उसमें जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला है देश कौन सा है। भारत है, यूएसए है, अमेरिका है या चीन है। तो इसमें अगर राइट आंसर देखा जाए तो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला कॉटन में वो हो जाता है चीन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो भारत है हमारा, भारत हमारे दूसरे नंबर पे। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड नंबर पे हमारा भारत है यानी कि इंडिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एक डेफिनेशन है, ये बताना है आपको कि किसने दी हुई है। क्वेश्चन है आपका, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक जिसमें बाजार को उपभोक्ताओं के हितों को सबसे अच्छा संरक्षक माना है, किसकी रचना है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपकी बुक का नाम दिया है, बुक का नाम है आपके द वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये बताना है आपको। री बंसल एवं अग्रवाल के द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा, प्रोफेसर जेके मेहता के द्वारा या प्रोफेसर कुर्नो के द्वारा। तो जो आपकी बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये बुक लिखी है एडम स्मिथ ने। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बुक जो लिखी गई है ना, ये लिखी गई है सन 1776 में, द वेल्थ ऑफ नेशन। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। और ये जो आपकी बुक है ना द वेल्थ ऑफ नेशन, इसका पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, क्या है इसका पूरा नाम, द वेल्थ ऑफ नेशन का इस बुक का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। वैसे इसका पूरा नाम पूछा नहीं जाएगा एसटेट के एग्जाम में आपके, फिर भी आपकी जानकारी के लिए जानना आपको जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, मांग का नियम आधारित है। तो आपको ये बताना है जो मांग का नियम है ना वो किस पर आधारित होता है, सीमांत उपयोगिता पर, उत्पादन के सिद्धांत पर, वितरण के सिद्धांत पर या उपरोक्त सभी पर। तो जो आपका मांग का नियम है, मांग का नियम आधारित होता है सीमांत उपयोगिता पर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा कथन गलत है, यानी कि आपसे इनकरेक्ट वाले स्टेटमेंट पूछा हुआ है। ऑप्शन में है सभी संसाधन उपयोगी होते हैं, सभी संसाधन सीमित होते हैं, समय असीमित संसाधन है, हर संसाधन का एक विकल्प होता है। तो गलत स्टेटमेंट आपसे पूछा हुआ है। तो सभी संसाधन उपयोगी होते हैं, ये बात तो एकदम ठीक है, सारे रिसोर्सेस क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। सभी संसाधन सीमित भी होते हैं, ये भी बात ठीक है। हर संसाधन का एक विकल्प भी होता है, ये भी ये ठीक है। अगर कोई संसाधन हमारे पास नहीं है तो उसके विकल्प पे हम दूसरा संसाधन यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें क्या करना है, हमें वो करना है, जैसे हमें प्याज पीसनी है तो हमारे पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं है, तो आपका एक वो आता है ना जिससे हम प्याज को क्या कर सकते हैं, ग्राइंडर आता है आपका, जिसको लाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम उसको हाथों से ही क्या कर सकते हैं, उसको चला चला के इस टाइप का बॉक्स होता है, उसमें क्या होते हैं, इस टाइप के कांटे आपके लगे होते हैं, उसमें एक धागा लगा होता है, इस धागा पकड़ के हम खींचते हैं तो जो ब्लेड लगी होती है ना वो उसमें चलती है। इसमें आपको लाइट की भी जरूरत नहीं है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर लाइट नहीं है या हमारे पास हमारा मिक्सर ग्राइंडर खराब हो चुका है तो हम इसका यूज हम कर सकते हैं। तो हर संसाधन का एक विकल्प हमें मिल गया। समय असीमित संसाधन, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो, क्योंकि समय जो टाइम होता है सबके पास 24 घंटे ही है, तो समय असीमित नहीं होता है बल्कि सीमित संसाधन होता है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, समय तथा गति अध्ययन की कौन सी तकनीक दोनों हाथों के हलचल पर विचार करते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, समय तथा गति अध्ययन की कौन सी तकनीक दोनों हाथों के हलचल पर विचार करती है, ये बताना है आपको। ऑप्शन में है पाथवे चार्ट,
ऑपरेशन चार्ट, प्रोसेस चार्ट एंड क्रोमोसाइक्लोग्राफी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। समय तथा गति अध्ययन की कौन सी तकनीक है जो दोनों हाथों के हलचल पर विचार करती है, वो हो जाती है आपकी ऑपरेशन चार्ट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, इस तरह के निवेश में पैसा और साथ ही प्राप्त ब्याज भी कर मुक्त होता है। तो किस तरह के निवेश में पैसा और साथ ही प्राप्त ब्याज भी कर, यानी कि कर का मतलब है आपके टैक्स मुक्त होता है। ऑप्शन में है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सावधि जमा खाता या सभी विकल्प सही है। तो जो आपका इसमें जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र होगा ना, ये आपका टैक्स फ्री होता है, यानी कि क्या होता है, कर मुक्त होता है, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, 24 घंटों की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग का न्यूनतम स्तर को क्या कहा जाता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन में है बेस लोड कहा जाएगा, टाइम लोड कहा जाएगा, एक्टिविटी लोड कहा जाएगा या पीक लोड कहा जाएगा। तो 24 घंटे की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग की जो न्यूनतम स्तर होगा ना, वो कहलाता है आपका क्या, पीक लोड कहलाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सारदा एक्ट संबंधित है। तो सारदा एक्ट किससे संबंधित है, ये बताना है आपको। विधवा विवाह से, सती प्रथा से, बाल विवाह से या उपरोक्त सभी से। तो जो आपका सारदा एक्ट संबंधित है वो संबंधित है आपके किससे, बाल विवाह से। किससे, सारदा एक्ट आपके बाल विवाह से संबंधित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो आया था ना सारदा एक्ट, ये आया था आपका 28 सितंबर, कब आया था ये आपको ध्यान रखना है, 28 सितंबर 1929 को आपका सारदा एक्ट आया था। ये बाल विवाह को रोकने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वह कोई भी समय जो कर्तव्यों को निर्वहन के अलावा अन्य गतिविधियों में उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, वह कोई भी समय जो कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा अन्य गतिविधि में, यानी कि कोई अदर एक्टिविटी में यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। थकान कहते हैं, परिश्रम कहते हैं, फुर्सत कहते हैं या खेल का समय कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं फुर्सत का टाइम, यानी कि लेजर टाइम के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, गृह विज्ञान शिक्षण का सिद्धांत है। तो गृह विज्ञान शिक्षण का सिद्धांत क्या है, ये बताना है आपको। ऑप्शन में है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो जो गृह विज्ञान शिक्षण का सिद्धांत है ना, वह व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत भी होता है, चयन का सिद्धांत भी होता है, नियोजन का सिद्धांत भी होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो आपको ये बताना है झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है। ऑप्शन है हावी होना, स्वयं को प्रस्तुत करना, वार्ता यानी कि बातचीत या समझौता। तो जो झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है समझौता करना। एडजस्टमेंट कर लो, समझौता कर लो, झगड़ा वहीं क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम हावी हो जाएंगे, स्वयं को प्रस्तुत करेंगे, यानी कि खुद को ही बताएंगे कि हाँ हम ही सब कुछ है, तो बातें और बिगड़ती है, ना कि आपका झगड़ा सुलझता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है उससे सिर्फ निर्णय लेने वाला ही व्यक्ति ही प्रभावित होता है, यह कौन सा निर्णय कहलाता है। ऐसा निर्णय जिससे जो परिवार का एक सदस्य लेता है और उससे क्या है, सिर्फ निर्णय लेने वाला ही प्रभावित होगा, वो नैतिक निर्णय कहलाएगा, आपातकालीन निर्णय कहलाएगा, संगठनात्मक निर्णय कहलाएगा या व्यक्तिगत निर्णय कहलाएगा। तो जो व्यक्ति खुद निर्णय लेता है और उससे केवल वो खुद ही प्रभावित होता है, ऐसा निर्णय आपका व्यक्तिगत निर्णय कहलाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अपरिपक्व जन्म का कारण। तो आपको ये बताना है जो आपका अपरिपक्व जन्म है ना, उसका कारण क्या होता है। ऑप्शन है सिफिलिस होता है, असंतुलित आहार होता है, विषाक्तता होता है या इनमें से सभी होता है। तो जो आपका अपरिपक्व जन्म यानी कि इसका कारण क्या होता है ये बताना है आपको। तो जो इसका कारण होता है ना, प्रीमेच्योर बर्थ का सिफिलिस भी होता है, असंतुलित आहार भी होता है, विषाक्तता यानी कि पॉइजनिंग भी होता है।
तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दालों के किस अमीनो अम्ल का अभाव होता है, यानी कि आपको ये बताना है जो दाल होती है ना पल्सेस, उसमें किस अमीनो अम्ल का अभाव यानी कि कमी होती है। लाइसिन है, मिथायोनिन है, ल्यूसिन है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो दाल होती है ना, दाल में मिथायोनिन की कमी होती है और लाइसिन भरपूर मात्रा में होता है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके चावल होते हैं, चावल में मिथायोनिन भरपूर मात्रा में होते हैं, लाइसिन की कमी होती है। इसीलिए क्या होता है, दाल चावल को मिक्स करके खाते हैं या खिचड़ी बना ली जाती है, ठीक है, क्योंकि उससे लाइसिन और मिथायोनिन दोनों मिल जाती है। और अगर आपको लाइसिन और मिथायोनिन दोनों एक साथ चाहिए तो हम दाल चावल मिक्स करके खाएंगे, या क्या खाएंगे, या हम खिचड़ी बना के खाएंगे, या जो आपकी समुद्री मछली होती है ना, छोटी वाली फिश जो होती है, उसमें आपके लाइसिन और मिथायोनिन दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कार्य सरलीकरण की प्रमुख दो तकनीकी है। तो आपको ये बताना है वर्क सिंप्लीफिकेशन की दो तकनीक कौन कौन सी है। ऑप्शन है औपचारिक और अनौपचारिक, मार्ग एवं प्रक्रिया चार्ट, स्थायी तथा लचीला, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपकी वर्क सिंप्लीफिकेशन की जो इंपॉर्टेंट दो टेक्निक होती है ना, वो होती है आपकी औपचारिक और अनौपचारिक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका आवश्यक अमीनो एसिड में से एक है। तो आपको ये बताना है जो आपके एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं ना, उनमें से एक क्या है। आइसोल्यूसिन है, एलानिन है, ग्लाइसिन है, या प्रोलाइन है। तो जो आपके आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं ना, वो उसमें आ जाएगा आपका आइसोल्यूसिन। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा मौद्रिक आय है। तो आपको ये बताना है जो मौद्रिक आय है ना, वो क्या है। प्रत्यक्ष आय है, अप्रत्यक्ष आय है, नियमित आय है, या वास्तविक आय है। तो बात हो रही है मौद्रिक आय की। तो जो मौद्रिक आय होती है वो होती है आपकी डायरेक्ट इनकम, यानी कि प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आ जाती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका पर्यवेक्षणों का एक समुच्चय जो विशिष्ट समय सामान्यतः समान अंतरालों पर लिया गया है क्या कहलाता है। क्या होता है ये, अंतर संबंध होता है, समय श्रृंखला होती है, नमूनाकरण होता है, या माध्य होता है। तो बात हो रही है पर्यवेक्षणों के एक समूह की जो विशिष्ट समय सामान्यतः समय अंतरालों पर लिया गया है, ये कहलाता है आपका समय श्रृंखला। ठीक है, क्या कहलाता है, ये समय श्रृंखला के अंतर्गत आ जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या है, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका एक पारिवारिक बजट भविष्य में विभिन्न मदों पर होने वाले खर्चों का विस्तृत ब्यौरा है। ठीक है, और इसका रीजन बताया गया है, यह परिवार को पारिवारिक आय के अंतर्गत रहने में मदद करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए सही है परंतु आर गलत है। सेकेंड ऑप्शन है आपका ए और आर दोनों सही हैं। थर्ड ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ए और आर दोनों गलत हैं। तो जो आपका क्या दिया है, स्टेटमेंट और रीजन दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि क्या सही है ये। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि आपका ए भी सही है, आर भी सही है। ठीक है, एक पारिवारिक बजट भविष्य में विभिन्न मदों पर होने वाले खर्चों का विस्तृत ब्यौरा, ये बात एकदम ठीक है। और यह परिवार को पारिवारिक आय के अंतर्गत रहने में मदद करता है, ये इसका रीजन दिया हुआ है, ये बात भी एकदम ठीक है। तो ये चीज क्या है, दोनों स्टेटमेंट हमारे एकदम सही है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं बल्कि उसको समृद्ध बनाना है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है, ये बताना है आपको। डॉक्टर जी.के. अग्रवाल ने दिया है, डॉक्टर जॉन डी रॉकफेलर ने दिया है, डॉक्टर एम.के. जायसवाल ने दिया है, या डॉक्टर जॉन डी बघेल ने दिया है। तो परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं बल्कि उसको समृद्ध बनाना है, ये स्टेटमेंट दिया है आपके डॉक्टर जी.के. अग्रवाल जी ने। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिलता है, ये क्या कहलाता है। ऑप्शन में गर्भाशय कहलाएगा, डिंब नलिका कहलाएगा, गर्भनाल कहलाता है, या नाभिनाल कहलाता है। तो वह अंग जिसके द्वारा क्या होता है, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो को माता के रक्त से क्या मिलता है, पोषण मिलता है।
तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका गर्भनाल। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं इसको हम, प्लेसेंटा के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, ठीक है, ये बताना है आपको। प्राइवेट बाल चिकित्सालय खुलवाने चाहिए, घर पर 1 माह में 1 शिशु विशेषज्ञ को भेजना चाहिए, या जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो बात हो रही है सरकार की ओर से, तो सरकार प्राइवेट बाल चिकित्सालय क्या क्यों खोजेगा, इसका तो कोई मतलब नहीं है। घर पर 1 माह में 1 शिशु विशेषज्ञ भेजेगा, ये बात भी एकदम सही नहीं है। क्यों, क्योंकि बच्चे तो इतने सारे होते हैं, कहाँ तक भेजेंगे। बल्कि क्या करना चाहिए उनको, जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गर्भपात एलबीडब्ल्यू समय पूर्व जन्म डैश के साथ जुड़े होते हैं। तो जो आपका क्या होता है, गर्भपात हो गया और आपका एलबीडब्ल्यू समय पूर्व क्या हो गया, आपका समय पूर्व जन्म हो गया, किसके साथ जुड़े होते हैं ये बताना है आपको। निम्न फॉलेट स्तर से जुड़े होते हैं, निम्न लिपिड स्तर से जुड़े होते हैं, निम्न कार्बोहाइड्रेट स्तर से जुड़े होते हैं, या निम्न प्रोटीन स्तर से जुड़े होते हैं। तो ये जो चीजें होती है ना, गर्भपात, एलबीडब्ल्यू समय पूर्व जन्म, यानी कि समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाना, ये किससे जुड़े होते हैं, ये जुड़े होते हैं आपके निम्न फॉलेट स्तर यानी कि निम्न लो फॉलेट लेवल से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, जीवित भेड़ से निम्नलिखित किसकी कटाई की जाती है। ठीक है, जीवित भेड़ से किसकी कटाई की जाएगी आपको ये बताना है। ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है ये बताना है। फ्लैनल कहलाता है, मोयर कहलाता है, फ्लीस कहलाता है, या फेल्ट कहलाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके, तो हो सकता है आपके स्टेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो जो जीवित भेड़ से कटाई की जाती है ना, तो वो होता है आपका फ्लीस कहलाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, समुदाय संसाधन का एक उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो आपका समुदाय संसाधन किसका, समुदाय यानी कि कम्युनिटी रिसोर्सेज का एक एग्जांपल कौन सा है। पानी है, समय है, कौशल है, या धन है। तो राइट आंसर बताइए आप लोग, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। समय सबके पास होता है, पर समय सब लोग क्या करते हैं, अपना अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। कौशल, स्किल सबकी अपनी अलग अलग होती है। धन सबके पास अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि सबके पास अगर 10 लाख है तो सारे जितने भी मेंबर हैं इस दुनिया में, जितने व्यक्ति हैं, सबके पास 10 लाख हो। किसी के पास कम होते हैं, किसी के पास ज्यादा होते हैं। तो बात हो रही है समुदाय संसाधन की, तो सामुदायिक संसाधन में आपके आ जाएगा पानी, यानी कि पानी क्या होता है, एक सामुदायिक संसाधन में आपका आ जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सामुदायिक संसाधन वो होता है जिसका उपयोग हर कोई कर सके। तो सामुदायिक संसाधन में क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा, पार्क आ जाएगा, आपका ट्रेन आ जाएगी, जितनी भी यातायात सुविधाएं होती है वो सब किस में आ जाएगा, आपके सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, बांध्याकरण का तरीका है। तो आपको ये बताना है कि बांध्याकरण का तरीका है कौन सा है। ऑप्शन में नसबंदी है, डायफ्राम है, लूप है, या टूश है। तो जो आपका बांध्याकरण का तरीका होता है ना, वो होता है आपका ऑप्शन है, यानी कि नसबंदी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए। तो जितनी भी लेडी यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में कितनी बार परीक्षण करवाना चाहिए ये बताना है आपको। प्रति सप्ताह में, माह में 2 बार, माह में 1 बार, या माह में 3 बार। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि माह में 1 बार प्रेग्नेंट लेडी को जरूर क्या करवाना चाहिए, अपना टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सिर और शिशुओं के शरीर के बीच का अनुपात है। जो सर और शिशु के शरीर का, यानी कि जो आपके सर और जो धड़ होता है ना, उसका जो अनुपात है वो आपको बताना है कि कितना हो जाएगा। ऑप्शन में है 1:7, 1:4, 1:3 एंड 1:9। तो जो आपके सिर और शिशुओं के शरीर के बीच का क्या होता है अनुपात होना चाहिए, वो होना चाहिए 1:4, यानी कि 1:4। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
क्वेश्चन है हमारा, नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। तो आपको ये बताना है जो आपका नवजात शिशु होता है उसकी जो आपकी नाड़ी की गति होती है ना, कितनी प्रति मिनट होती है? 80 बार, 150 बार, 100 बार या 120 बार? तो जो आपके नवजात शिशु की नाड़ी की जो गति प्रति मिनट में होती है वो होती है आपकी 150 बार। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब धीरे धीरे शिशु बड़ा होता है ना तो उसकी नाड़ी की गति जो है वो कम होती जाती है ऑटोमेटिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, दूसरों के अनुसार स्वयं के व्यवहार को ढालने की क्षमता होती है। तो क्या कर रहे हैं हम? दूसरों के अनुसार खुद के व्यवहार को ढाल रहे हैं, खुद के बिहेवियर में चेंज ला रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? सामाजिक विकास कहलाएगा, गत्यात्मक विकास से कहलाएगा, भावनात्मक विकास से कहलाएगा या बौद्धिक विकास से कहलाएगा? तो जब हम दूसरों के अनुसार खुद के बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, ढाल रहे हैं, तो ये कहलाएगा आपके सामाजिक विकास से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पिंसर ग्राफ्स इस उम्र के आसपास विकसित होता है। जो पिंसर ग्राफ्स होता है ना वो किस उम्र के आसपास विकसित होता है ये बताना है आपको। 18 से 24 माह के बीच, 15 से 18 माह के बीच, 9 से 12 माह के बीच या 3 से 6 माह के बीच। तो जो पिंसर ग्राफ्स होता है ना वो विकसित होता है कब? 9 से 12 महीने के आसपास। ठीक है, कब? 9 से 12 महीने के आसपास शामिल होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाता है। जो इस पिंसर ग्राफ्स होता है इसमें क्या होता है? इसमें बच्चों के हाथों की जो उंगलियां होती है ना, छोटी मसल्स इसमें शामिल होते हैं, जिससे क्या होता है चीजों को पकड़ सकते हैं, अपनी मर्जी से उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ है आप लोगों से, मस्तिष्क होता है। तो आपको ये बताना है मस्तिष्क क्या होता है? एक्टोडर्मी होता है, एक्टोडर्मी और मीजोडर्मी दोनों होता है, एंडोडर्मी होता है या मिस्टिमा होता है? तो जो आपका मस्तिष्क यानी कि जो ब्रेन होता है ना वो क्या होता है? वो होता है आपका एक्टोडर्मी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये आपके बिहार एस्टेट की मैराथन क्लास है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल क्लास रहेगी, तो आप क्लास को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण करने वाला भाग कौन सा है? यानी कि जो नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण करने वाला पार्ट होता है वो बताना है आपको कि क्या होता है। ऑप्शन में पुतली होती है, आइरिस होती है, ए व बी दोनों होता है या स्केल रोटिक होता है? तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपके नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण करने वाला भाग होता है ना वो आपका पुतली और आइरिस दोनों होता है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, देखिए अगर हम किसी को अपनी आंख डोनेट करते हैं ना तो उसमें हम क्या डोनेट करते हैं अपना? तो उसमें हम रेटिना डोनेट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, रतौंधी किस कारण होता है? तो आपको ये बताना है जो रतौंधी होता है वो किस कारण होता है। रतौंधी को हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन में है रोडोप्सिन की कमी के कारण, लेंस की खराबी के कारण, शंकुओं की खराबी के कारण या कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर बताइए आप लोग कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपका रतौंधी होता है ना, रतौंधी पहली बात तो एक विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। और रतौंधी में क्या होता है कि अंधेरे में दिखना कम या बंद हो जाता है, और ये होता है आपके रोडोप्सिन की कमी से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी आपके आंखों से संबंधित बीमारी होती है ना ये सारी आपकी किसकी वजह से होंगी? ये सारी आपके विटामिन ए की कमी से होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, घी, मक्खन, खातिल शब्द, दाल, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पाद प्रमाणित चिन्ह होते हैं। यानी कि जितने भी आपके फूड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपका घी हो गया, मक्खन हो गया, खाद्य तेल हो गया, दाल हो गई, मसाले हो गए, आटा हो गया, बेसन हो गया, तो इन प्रोडक्ट पर कौन सा आपका प्रमाणन चिन्ह लगा होता है ये बताना है आपको। एग मार्क का चिन्ह होता है, ISI का चिन्ह होता है, FPO का चिन्ह होता है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो इन सब चीज में, इन सारे प्रोडक्ट में जो आपका मार्क लगा होता है ना वो चिन्ह लगा होता है एग मार्क का। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, गृह विज्ञान का अर्थ है। तो आपको ये बताना है गृह विज्ञान का अर्थ क्या है। ऑप्शन है गृह प्रबंध करने वाला विज्ञान, अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला,
या घर को सजाने की कला या सभी। तो बात हो रही है गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस की। तो होम साइंस का अर्थ क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो जो आपका गृह विज्ञान का अर्थ हो जाएगा ना वो हो जाता है अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला यानी कि अपने रिसोर्स को मैनेजमेंट करने की कला, यही होता है गृह विज्ञान। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा किसी वस्तु की कार्य प्रणाली को बताना ही क्या कहलाता है। तो किसी वस्तु को कार्य प्रणाली को बताना ही प्रतिपादन कहलाएगा, लक्ष्य कहलाता है, संचार है या कुछ भी नहीं है। तो राइट आंसर आप लोग को बताना है कि राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा। तो देखिए किसी वस्तु को कार्य प्रणाली को बताना ही क्या कहलाता है, प्रतिपादन कहलाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा बालक पोषाहार योजना बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही है। ठीक है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट, सेकंड ऑप्शन है डाकघर, राष्ट्रीय बैंक एंड इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा। तो ये तो ऑटोमेटिक समझ में इसका आंसर आ रहा है, डाकघर से इसका कोई संबंध नहीं होता, ना ही राष्ट्रीय बैंक से नहीं होता। तो बालक पोषाहार योजना और बाल विकास फंड योजना ये करेंगे आपके किसके अंतर्गत, जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अंतर्गत कार्य करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका बैंक के खातों के प्रकार है। तो बैंक के खातों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है आपको। बचत खाता तथा आवर्ती खाता, निश्चित अवधि जमा खाता, चालू खाता या इनमें से सभी। तो राइट आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपके बैंक खातों के प्रकार है ना, बचत खाता और आवर्ती खाता भी होता है, निश्चित अवधि तथा जमा खाता भी होता है, चालू खाता भी होता है। तो जब ये तीनों होते हैं तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, जो आपका चालू खाता होता है ना ये व्यापारी लोग खुलवाते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं जिनको ज्यादा भारी मात्रा में पैसों का लेन देन करना होता है वो इस खाते को खुलवाते हैं। इस खाते में पूरे दिन में आप चाहे जितनी बार पैसा निकालें या डालें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर चालू खाते में क्या होता है, इसको हम करंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। इस तरह के आपके खाते में आपको ब्याज नहीं मिलती है। ठीक है, वहीं आपका जो बचत खाता होता है जो नॉर्मली हम लोग खुलवाते हैं, क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन तो है नहीं, हम लोग कौन सा अकाउंट खुलवाते हैं, बचत खाता खुलवाते, तो उसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है यानी कि हमें ब्याज मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा चिलगोजा किससे प्राप्त होता है। तो आपको ये बताना है जो चिलगोजा है ना ये किससे प्राप्त होगा ये बताना है आपको। ऑप्शन में है साइकस से, पाइनस से, सिलेजिनेल से या सिकोइया से। तो जो चिलगोजा है ये किससे प्राप्त होगा, तो ये जो प्राप्त होगा ये प्राप्त होता है आपका पाइनस से। किससे, पाइनस से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका साबूदाना यानी कि जिसको हम सागो के नाम से जानते हैं ये किसने बनाया है, यानी कि किससे बना हुआ है ये बताना है आपको। साइकस से बना है, पाइनस से बना है, सीड से बना है या जूनिपेरस से बना है। तो जो आपका जो साबूदाना है ना ये बना है आपका किससे, ये बना है आपके साइकस से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि, औषधि का नाम क्या है, इफेड्रिन। ये किससे प्राप्त होती है ये बताना है आपको। इफेड्रा से प्राप्त होती है, साइकस से प्राप्त होती है, जूनोपेरस से प्राप्त होती है या जिन कगो से प्राप्त होती है। तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपका ये दवा का नाम है ना, औषधि का नाम क्या है आपका इफेड्रिन, ये किस काम आती है, दमा एवं खांसी के रोग के काम आती है। तो ये जो आपके प्राप्त होती है ये प्राप्त होती है आपके किससे, इफेड्रा से। नाम मिलता जुलता है ना, इफेड्रिन किससे प्राप्त होती है, इफेड्रा से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका विषाणु वृद्धि करता है। तो आपको ये बताना है जो वायरस होता है ना वायरस वृद्धि कब करता है, मृत शरीर में करता है वृद्धि, पानी में वृद्धि करता है, जीवित कोशिका में वृद्धि करता है या चीनी के विलयन में वृद्धि करता है। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा। तो जो आपका विषाणु यानी कि वायरस होता है ना ये आपके जीवित कोशिका में ज्यादा वृद्धि करेगा यानी कि किसमें, लिविंग सेल में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
क्वेश्चन है आपका, ब्रायोफाइटस में सम्मिलित है, तो आपको ये बताना है ब्रायोफाइटस में क्या सम्मिलित है। लीवर बर्ड सम्मिलित है, मांस एवं फन है, लीवर बर्ड एवं मांस है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपका बायो क्या है, आपका ब्रायोफाइटस होता है ना, ब्रायोफाइटस आपका लीवर बर्ड और मांस दोनों में सम्मिलित होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका एजोला। तो एजोला एक क्या है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है आपके, ये एक ब्रायोफाइट है, शैवाल है, कवक है, या जलीय फन है। तो जो आपका एजोला है ना, एजोला है आपका जलीय फन। क्या होता है एजोला, एक जलीय फन होता है एजोला। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, ये बताना है आपको। जो आपकी ब्लड सेल होती है ना, कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन में है 3 प्रकार की, 5 प्रकार की, 8 प्रकार की, या 10 प्रकार की। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा। तो जो आपकी रक्त कोशिकाएं होती है ना, ये आपकी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। रक्त कोशिका में क्या आ जाएगा, आपके आरबीसी आ जाएगा, डब्ल्यूबीसी आ जाएगा, और आपका प्लेटलेट्स आ जाएगा। तो ये 3 प्रकार की आपकी रक्त कोशिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, रक्त में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है। लगभग पूछा हुआ है कि ब्लड में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन में है 11%, 8%, 13% या 21%। तो राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो जो आपके ब्लड में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो होती है लगभग 8%। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, बाल पक, ये गख नहीं है, ये आपका पक है। तो बाल पक तथा त्वचा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, आपको ये बताना है। कैरोटीन पाई जाती है, ग्लूटामिन पाई जाती है, ऑप्सिन पाई जाती है, या ग्लोबिन पाई जाती है। तो बाल पक तथा त्वचा यानी कि बालों में और स्किन में कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी, राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो जो आपके बालों और त्वचा में क्या प्रोटीन पाई जाती है, आती है कैरोटीन प्रोटीन। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके जो आपके नाखून होते हैं ना, नेल्स, इसमें भी आपका कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, नाक से रुधिर का बहना क्या कहलाता है, यानी कि आपके अगर नोज से ब्लड निकल रहा है तो वो क्या कहलाएगा। हिमोरेज कहलाएगा, हिमोफीलिया कहलाएगा, हिमोस्टेटिस कहलाएगा, या एपीटैक्सिस कहलाएगा। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, नाक से रुधिर का बहना, जो आपका नाक से रुधिर का बहना होता है ना, ये कहलाता है आपका एपीटैक्सिस। किस नाम से जाना जाता है इसको, एपीटैक्सिस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। तो आपको ये बताना है, जो एम्ब्रियो होता है ना, तो एम्ब्रियो की स्टेज में जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिका है, इसका निर्माण कहाँ होता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है प्लीहा में होता है, या आपका यकृत में होता है, या आपका यकृत है, यकृत में होगा, या दोनों में होगा, या कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर बताइए जल्दी से। तो जो आपका आरबीसी का निर्माण होता है ना, आरबीसी का निर्माण आपके प्लीहा में भी होता है, यकृत में भी होगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि दोनों में। किस अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में। अवस्था आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, एमएमआर का पूरा नाम क्या है, आपको ये बताना है। जो आपका एमएमआर है ना, इसका पूरा नाम क्या है। मीजल्स है, रुबेला है, मम्स है, या सभी है। तो एमएमआर की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मीजल्स, मम्स और रुबेला। ठीक है, तो मीजल्स, मम्स और रुबेला, तो तीनों चीजें आ रही हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और जो एमएमआर का टीका होता है, ये 9 मंथ पे लगाया जाता है, यानी कि 9 माह में क्या लगाया जाता है, एमएमआर का टीका बच्चे को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 9 माह से 15 माह तक लगता है। क्वेश्चन है आपका, लू लगने पर रोगी को देना चाहिए। तो जब लू लग जाती है ना, लू होती है जब आपकी मई जून के महीने में एकदम गर्म हवा चलती है, तो लू लगने पर रोगी को क्या देना चाहिए, ये बताना है आपको। दाल का पानी देना चाहिए, ये आपका जौ है, या जौ का पानी देना चाहिए, या आम का पन्ना देना चाहिए, या कच्चा केला देना चाहिए।
तो लू लगने पर जो हम देते हैं रोगी को, तो वो देना चाहिए हमको क्या, आम का पन्ना। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप ये बात जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, मसाले के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का स्त्रावण अधिक होता है। ठीक है, जो व्यक्ति मिर्च मसाले का अधिक प्रयोग करते हैं उनमें किस एसिड का अधिक स्त्रावण होगा, ये बताना है आपको। कार्बनिक अम्ल का होगा, HCl का होगा, दोनों का होगा, या कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो व्यक्ति मसाले का अधिक प्रयोग करेंगे उनके अंदर HCl का क्या हो जाएगा, स्त्रावण अधिक होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है। तो भारतीय नर नारियों में जो मूल्य सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है, वो बताना है आपको। ऑप्शन में आपके भौतिक है, धार्मिक है, मानसिक है, इनमें से सभी। तो भारतीय नर नारियों के लिए भौतिक मूल्य भी सर्वोच्च है, धार्मिक मूल्य भी सर्वोच्च है, मानसिक मूल्य भी सर्वोच्च है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में आपके पूछा हुआ है बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो आपको ये बताना है। क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, तो जो आपके बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है आपको ये बताना है, शारीरिक विकास नहीं है, मानसिक विकास नहीं है, सकारात्मक विकास नहीं है, या आदर्श का अनुकरण नहीं है। तो पूछा हुआ है बाल्यावस्था की विशेषता, तो बाल्यावस्था की विशेषता में शारीरिक विकास भी आता है आपका, मानसिक विकास भी आता है, आदर्श का अनुकरण भी आता है। क्या नहीं आता, तो सकारात्मक विकास से इससे कोई लेन देन नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था में बच्चे क्या कर सकते हैं, आदर्श का अनुकरण, यानी कि चीजों को नकल करके सीखते हैं। मतलब जैसे बड़े बिहेव करेंगे वैसे ही बाल्यावस्था में बच्चे बिहेव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, प्रसासी रक्तहीनता में नष्ट हो जाता है। तो प्रसासी रक्तहीनता में क्या नष्ट हो जाता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन में आपके अस्थि मज्जा, या आपका प्रशासी नहीं होगा, आपका प्रणासी हो जाएगा। ठीक है, क्या है, प्रणासी है आपका। अस्थि मज्जा, हड्डियां, मांसपेशियां, या रक्त। तो राइट आंसर बताइए आप लोग कि इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जो प्रणासी रक्तहीनता होती है ना, उसमें आपकी अस्थि मज्जा में नष्ट हो जाती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, प्रसार कार्य एक योजना है। तो प्रसार कार्य कैसी योजना है, एक्सटेंशन वर्क, आपको ये बताना है। लोक हितकारी योजना है, जनहितकारी योजना है, समाज हितकारी योजना है, या भावनात्मक योजना है। तो आप लोग बताइए, जो आपका एक्सटेंशन वर्क होता है ना, ये कैसा होता है, ये एक जनहितकारी योजना होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये जन यानी कि जनता के लिए कल्याण करने के लिए ये योजना होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, संवेग जीव के शरीर की कैसी अवस्था है। यानी कि जो संवेग यानी कि इमोशंस होते हैं ना, वे जीव के शरीर की कैसी अवस्था होती हैं। उत्तेजित अवस्था होती है, तेजपात अवस्था होती है, ठीक है, या आपका उद्वेलित होते हैं, या उपेक्षित होते हैं। ये आपका तेजपात नहीं है, आपका है संवेगात्मक। क्या है, ये आपका संवेगात्मक। ठीक है, इसको मैं सही कर देती हूँ, ये ऑप्शन आपका गलत टाइप हो गया था। क्या है, संवेगात्मक। तो राइट आंसर आपको क्या बताना है कि जो संवेग होता है ना, तो संवेग जीव के शरीर की कैसी अवस्था होती है। तो बताइए आप लोग कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो संवेग यानी कि इमोशन होते हैं ना, शरीर की उत्तेजित अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है, उत्तेजित अवस्था होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। आप लोग लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। क्वेश्चन है आपका, प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। तो क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है कि आपका डायरेक्ट इनकम का जो स्रोत है वो कौन सा नहीं है। ऑप्शन में है वेतन है, पेंशन है, व्यापार है, या शिक्षा सुविधा है। तो जो आपके डायरेक्ट इनकम का साधन नहीं है वो क्या नहीं है, वो आपका शिक्षा सुविधा नहीं होगी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि आपका वेतन, पेंशन और व्यापार इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने के एक हानिकारक पदार्थ बनता है। वो पदार्थ कौन सा होता है, ये बताना है आपको। कोलेस्ट्रॉल होता है, लिनोलिक अम्ल होता है, एक्रोलिन होता है, या इनमें से कोई नहीं।
तो जो आपका वसा या जब हम वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करते हैं, आप लोग कढ़ाई में क्या करें, कढ़ाई में ऑयल डालिए, उसको बहुत देर तक गर्म करिए, तो इसमें ब्लैक कलर का धुआं से उठने लगेगा। वो जो आपका होता है ना, वो आपका एक्रोलिक नामक पदार्थ बनता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका हानिकारक पदार्थ होता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन एवं रक्त की बहाव की दर को बढ़ाता है। तो कौन सा हार्मोन ऐसा है जो क्या करेगा, हार्ट बीट को बढ़ाता है और रक्त के बहाव बहाव की जो रेट होती है ना, यानी कि दर होती है, उसको बढ़ा देता है। ऑप्शन में आपके, ऑप्शन में क्या है, एडिबेलिन है, कार्टिसोलिन है, नोएड्रिलिन है, या इनमें से सभी है। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपके जो हार्ट बीट बढ़ा देता है और रक्त के बहाव की दर को भी बढ़ा देता है, वो आप एड्रीबेलिन हार्मोन भी होता है, कार्टिसोन हार्मोन भी होता है और नो एड्रिलिन हार्मोन भी होता है। ये तीनों हार्मोन होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका हडलॉक के अनुसार, क्या क्वेश्चन है, हडलॉक के अनुसार पूछा हुआ है आपसे कि हडलॉक के अनुसार नवजात अवस्था कितने समय की होती है, यानी कि जो आपको जो नवजात अवस्था होती है ना, कितने टाइम पीरियड की होती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है जन्म से 14 दिन तक, 2 से 3 माह तक, 3 से 4 माह तक, या 4 से 5 माह तक। तो जो आपके हर बात हो रही है हडलॉक के अनुसार, तो नवजात जो अवस्था होती है वो टाइम पीरियड तो होता है जन्म से लेकर 14 दिन तक। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू विवाह का उद्देश्य। तो आपको ये बताना है हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है। धर्म है, प्रजा यानी कि पुत्र प्राप्ति है, रति है, या इनमें से सभी है। तो जो आपका हिंदू विवाह का उद्देश्य होता है ना, वो आपका धर्म भी होता है, प्रजा यानी कि पुत्र प्राप्ति भी होती है, रति भी होती है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, किस दार्शनिक का कथन है, यहाँ पे कथन नहीं है, कथन है, तो किस दार्शनिक का कथन है कि बालक मनुष्य का पिता होता है। क्वेश्चन ठीक से पढ़िए कि किस दार्शनिक ने कहा है कि जो बालक होता है ना, वो मनुष्य का पिता होता है। ये किसने कहा है, ऑलपोर्ट ने कहा है, वुड्सवर्थ ने कहा है, ऑपगन एवं निमकॉफ ने कहा है, या इनमें से सभी ने कहा है। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कि ये है ना, बालक मनुष्य का पता है, ये जो स्टेटमेंट है ये कहा है आपके किसने, वुड्सवर्थ ने कहा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। वुड्सवर्थ ने कहा, क्या कहा कि बालक जो होता है वो मनुष्य का क्या होता है, पिता होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं का प्रतिशत लगभग है। तो जो हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाएं हैं ना, उनका जो परसेंटेज है वो कितना है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है 20% है, 24% है, 22% है, या 30% है। तो जो हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं का प्रतिशत है वह कितना प्रतिशत है, वो है आपका लगभग 22%। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, हमारे देश में रोलर छपाई के कार्य कब आरंभ हुआ। जो रोलर छपाई होता है ना, इसका कार्य किस वर्ष में प्रारंभ हुआ, आपको ये बताना है। ऑप्शन है 1750 में, 1775 में, 1760 में, या 1785 ईस्वी में। तो राइट आंसर आप लोग बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो हमारे देश यानी कि इंडिया की बात की जाए, तो जो रोलर छपाई का कार्य है ना, ये कब प्रारंभ हुआ, ये प्रारंभ हुआ आपका कब, सन 1785 में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, कल्पना में क्या होता है, यानी कि जो कल्पना होती है ना, कल्पना में हम क्या करते हैं, यानी कि चीजों को सोचते हैं, सोचते ज्यादा है करते कम है। तो कल्पना में क्या होता है, स्वयं रचनात्मकता होती है, सृजनात्मकता भी होती है, पूर्व अनुभवों के आधार पर नया पुनर्गठन होता है, या उपयुक्त सभी। तो जो आपकी कल्पना होती है ना, उसमें स्वयं रचनात्मकता भी होती है, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी भी होती है, और हम अपने पूर्व अनुभव के आधार पर नई चीजों को खुद से ऐड कर लेते हैं। तो इसमें तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन।
आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन है, गेहूं जैसे अनाज की खरीद के बाजार को क्या करने के लिए होता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, ये आपका करने नहीं है, क्या है, आपको क्या कहते हैं। ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ, कहते हैं। क्वेश्चन क्या है कि गेहूं जैसे अनाज की खरीद के बाजार को क्या कहते हैं। ऑप्शन में नमूने द्वारा बिक्री का बाजार, ट्रेडमार्क द्वारा बिक्री का बाजार, ग्रेड द्वारा बिक्री का बाजार या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गेहूं जैसे अनाज की जो खरीद के बाजार है ना, इसको हम कहते हैं ग्रेड द्वारा बिक्री का बाजार। ठीक है, क्या कहेंगे, ग्रेड द्वारा बिक्री का बाजार। तो ऑप्शन सी जो होगा ना हमारा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, भोजन को रंग देने वाला मसाला कौन सा है। ठीक है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो जो भोजन को क्या देता है, कलर देता है, यानी कि रंग देता है, तो ऐसा कौन सा मसाला है। तेजपात है, राई है, लाल मिर्च है या जीरा है। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा। तो देखिए, जो भोजन को रंग देता है ना, तेजपात तो आपका बिल्कुल कलर नहीं देता, ये आपका टेस्ट देता है। राई से भी आपका कोई कलर नहीं आता, ना ही आपके जीरे से कलर आता है, इससे आपका टेस्ट आता है। तो लाल मिर्च जो होती है ना, ये आपका कलर देता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी जो नॉर्मल लाल मिर्च आती है वो तो कलर भी देती है और क्या करती है, तीखेपन का भी कार्य करती है। जो आपके कश्मीरी लाल मिर्च के नाम से आता है ना मसाला, वो तो बस कलर कलर देता है, तीखापन तो उसमें ना के बराबर रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, चाय में पाया जाता है। तो चाय में क्या पाया जाएगा, आपको ये बताना है। थियोफाइलिन पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, टैनिकम पाया जाता है या सभी चीजें हमारी पाई जाती हैं। तो जो आपका चाय होता है ना, चाय में थियोफाइलिन भी पाया जाता है, कैफीन भी पाया जाता है, टैनिक अम्ल भी पाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चाय में सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, परिवार है। तो आपको ये बताना है परिवार क्या है। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है या सार्वभौमिक संगठन है या परिवार एक इकाई है या परिवार कुछ भी नहीं, यानी कि कोई भी नहीं है। तो परिवार यानी कि फैमिली क्या है। तो जो फैमिली होती है ना, फैमिली आपकी क्या होती है, एक सार्वभौमिक संस्था होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरेमिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो जो आपका यूरेमिया नामक रोग होता है ना, इसमें बॉडी का कौन सा पार्ट आपका प्रभावित होगा, ये बताना है आपको। गुर्दे प्रभावित होते हैं, यकृत पे इफेक्ट पड़ता है, हृदय पर इफेक्ट पड़ता है या पक्वाशय पर इफेक्ट पड़ता है। तो राइट आंसर आपको बताने कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपके यूरेमिया होता है ना, इससे आपका गुर्दे यानी कि क्या प्रभावित होता है, किडनी आपकी प्रभावित होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन हमारा, हीट कैंपस कहते हैं। तो आपको ये बताना है हीट कैंपस किसे कहते हैं। मांसपेशियों के शिथिल होने को कहते हैं, हड्डियों के टूटने को कहते हैं, रक्त के जमने को कहते हैं या कोई नहीं। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जो आपका हीट कैंपस होता है ना, हीट क्रैम्पस, ये हीट कैंपस नहीं हीट क्रैम्पस है। तो जो हीट क्रैम्पस होता है ना, वो कहते हैं मांसपेशियों के शिथिल होने को। ठीक है, यानी कि मांसपेशियां कैसे होते हो जाते हैं, संकुचित, यानी कि सिकुड़ जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, कार्य सरलीकरण की तकनीक है, यानी कि आपको ये बताना है वर्क सिंप्लीफिकेशन की तकनीक क्या है। औपचारिक तकनीक है, पेन और पेंसिल तकनीक है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो जो आपके कार्य सरलीकरण क्या होता है, कार्य करने के तरीकों को आसान बनाना, जिससे हमारा कम समय में कम श्रम में अधिक से अधिक काम हो जाना, ये कहलाता है आपका कार्य सरलीकरण। तो इसकी जो टेक्निक होती है वो आपकी औपचारिक भी होती है, पेन तथा पेंसिल तकनीक भी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रयोगशाला तकनीक होती है, यानी कि जो आपकी लेबोरेटरी टेक्निक होती है ना, वो कौन सी होती है, ये बताना है आपको। औपचारिक तकनीक होती है, पाथवे चार्ट होती है, मल्टीमैन चार्ट होती है या कोई नहीं। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा। तो बात हो रही है प्रयोगशाला तकनीक की। तो जो आपकी प्रयोगशाला तकनीक होती है वो होती है आपकी औपचारिक तकनीक। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
क्वेश्चन है हमारा, गुणात्मक या मात्रात्मक का निरीक्षय है। तो गुणात्मक और मात्रात्मक का निरीक्षय क्या है? वृत्त है, वर्ग है, आयत है या त्रिभुज है। तो जिसमें क्या क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव दोनों का निरीक्षय करता है वो क्या हो जाएगा? वो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका वर्ग। वर्ग कैसा होता है? इस टाइप का, यानी कि स्क्वायर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो आपकी वॉशिंग मशीन होती है ना, किस सिद्धांत पर कार्य करेगी आपको ये बताना है। ऑप्शन में है अपकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, दोनों या कोई भी बल पर नहीं। तो जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है ना, वॉशिंग मशीन जो कार्य करती है उस सिद्धांत का क्या नाम होता है? अपकेंद्र बल के नाम से हम उसको जानते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, जैसे जैसे आय बढ़ती है भोजन का प्रतिशत व्यय क्या हो जाता है? बात प्रतिशत की हो रही है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी भोजन का प्रतिशत व्यय क्या होगा? घटता है, बढ़ता है, ना तो घटता है ना ही बढ़ता है या कोई नहीं। तो जैसे जैसे क्या होती है, आय बढ़ती है भोजन पर प्रतिशत व्यय क्या हो जाता है? घटता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन हमारा, मध्यम वर्गीय परिवार का अधिकतम व्यय होता है। तो जो आपका मिडिल क्लास की फैमिली होती है ना, उसका अधिक व्यय किस पर होता है? आवास पे होता है, शिक्षा पर होता है, वस्त्र पर होता है या सभी पर होता है? तो जो आपकी मिडिल क्लास फैमिली होती है, यानी कि जैसे हम सब लोग उसमें आते हैं, तो इसमें अधिकतम व्यय किस पे होता है? घर पर भी करते हैं, शिक्षा पर भी करते हैं, कपड़ों पर भी करते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, मजदूर वर्ग जो होते हैं ना, वो सर्वाधिक व्यय किस पे करते हैं? भोजन पर करते हैं, वस्त्र पर करते हैं, शिक्षा पर करते हैं या सभी पर करते हैं? तो राइट आंसर आप लोग बताइए, राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तो जो आपका कौन सा वर्ग होता है? मजदूर वर्ग। कौन सा वर्ग? मजदूर वर्ग जो होते हैं ना, वो जो ज्यादातर अपना व्यय करते हैं ना, वो करते हैं आपके भोजन पर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यक्ष आय का साधन है। तो जो आपका डायरेक्ट इनकम का साधन नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, ध्यान से पढ़ेगा, ऐसा ना हो फ्लो में आप नहीं पढ़ना भूल जाए। तो क्या है? प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है, ये बताना है आपको। शिक्षा सुविधाएं नहीं है, व्यवसाय नहीं है, ब्याज नहीं है या नौकरी नहीं है। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तो जो आपका डायरेक्ट आय के साधन में नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाता है आपका शिक्षा सुविधाएं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि आपका व्यवसाय हो गया, ब्याज हो गई, नौकरी हो गई, ये तीनों आपके डायरेक्ट इनकम में साधन में आ जाते हैं, पर आपका क्या नहीं आता है? तो शिक्षा सुविधाएं आपके नहीं आती है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही एंड होती है। आज हमने बिहार स्टेट की मैराथन क्लास की थी, इसमें हमने टोटल 100 क्वेश्चन किए थे। और एस्टेट का जो एग्जाम होता है ना बिहार का, इसमें ज्यादा भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसमें हल्के लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल क्लास रहेगी। थैंक यू सो मच।